अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला एंड जुहैब इज स्टैंडिंग इन फॉर अब्दुल्ला। हाउ आर यू? अब्दुल्ला को आप कैसे मतलब रोज नाम लेती है, बड़ी अच्छी बात है। शो का नाम है ना, हाँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें अब लगा हुआ है तो ले रही हूँ। लेकिन जुहैब आप माइंड ना करें, आप कैसे हैं? क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं क्यों माइंड करूँगा, मेरा दोस्त है, आपसे पहले मेरा दोस्त है वो। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा जी, आज हम जुहैब और मैं बातें कर रहे थे, वी वर वेरी एक्साइटेड। बातें तो हम करते ही रहते हैं, बेकार की बातें भी कर रहे थे। बेकार की बातें नहीं कर रहे थे, हम काम की बातें कर रहे थे, बिकॉज वी आर रियली एक्साइटेड। आज PSL 6 जो है वो बीच में जो ख़त्म हो गया था ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड, और आपको पता है कि क्या हो रहा था, बट दैट इज़ गोइंग टू रीस्टार्ट अगेन, रिवाइव अगेन। और ये मरहला आते आते भी बड़ा ही देर लगी और समझ नहीं आ रही थी कि ये होगा नहीं होगा। वी वर टॉकिंग टू आवर रिपोर्टर्स ऑल ओवर कि क्या लग रहा है कि ये मैचेस कब स्टार्ट होंगे। डेट भी नहीं मिल रही थी, हालांकि टीमें पहुंचना भी स्टार्ट हो गई थी, बट टुडे फाइनली इसका प्रॉब्लम। और अच्छा, आजकल क्योंकि क्रिकेट हो नहीं रही है ज़्यादा और अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, तो ज़रा मज़ा भी और आने वाला है ना। हाँ। क्रिकेट से ड्राइड अप से हो गए थे कि होना चाहिए कोई इवेंट, तो ये PSL बड़ा अच्छा इवेंट है। तो बहुत कुछ आज के शो में हमारे पास है, कुछ हॉकी की भी बात करेंगे हम। हॉकी की क्यों बात कर रहे हैं हम? हो जाएगी, कुछ हॉकी की बात करेंगे। हॉकी के भी लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनकी भी बात होगी, म्यूजिक भी होगा। लिहाजा आज स्पोर्टी शो होने वाला है थोड़ा सा, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। साथ साथ आपको पता है कि कोविड कोरोना की अपडेट्स भी हम आपको देते रहते हैं, और साथ साथ ये भी बताते रहते हैं कि थिंग्स सीम टू बी अंडर कंट्रोल एट द मोमेंट, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक रिलक्टेंस थी वैक्सीनेशन कराने में, अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं। श्योर, बताइएगा क्या जरा फिगर्स हैं? बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटे में 77 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए कोरोना की वजह से, NCOC का ये बताना है। और मुल्क में कोरोना के मजीद 1118 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ मुल्क में कोरोना से अमवात की जो तादाद है वो 21,000, टोटल जो तादाद है 21,453 हो चुकी है। तो आज यानी एक दिन में 77। बिल्कुल, ये फिगर्स देखें, जब तक जीरो नहीं होगा ना तो तब तक ऑब्वियसली वो चैन नहीं आएगा और वो सुकून नहीं होगा। सो द फिगर्स आर स्टिल देयर, उस तरह बढ़े नहीं है जिस तरह एक टाइम पे बिल्कुल ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए थे। तो वही मैं कह रही थी कि वैक्सीनेट करना स्टार्ट हो गए हैं लोगों ने, अपने आप को इनोक्यूलेट करवाना शुरू कर दिया, विच इज़ ग्रेट। मतलब अब कोई रिलक्टेंस नहीं, अब जितनी पढ़ाई करनी थी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, लोगों को वो मिल गई है। एंड नाउ दे आर अब पढ़ाई स्कूल जाने की तैयारी करें, बहुत मौज मस्ती हो गई है, तो अपने आप को तैयार करें। बच्चे बहुत है ना भूल चुके हैं स्कूल भी जाना होता है। जी, अच्छा जी, PSL की बात सबसे पहले करेंगे। स्टोरी की ये भी बड़ी बहुत ज़रूरी था ये काम होना। एब्सोल्युटली, ये आप टीचर्स के कह रहे हैं, उनकी असेसमेंट के लिए एब्सोल्युटली इस पे हम जरा डिटेल बात करेंगे। शहजाद रॉय हमें ज्वाइन अच्छा, करेंगे। मैंने ये बिस्किट आपके लिए, आपने तो मंगवाए नहीं, तो मैंने मंगवाने से पहले कि आप ये कहें कि ज़ुहैब ये आपके लिए, तो मैं बता दूं कि हुमायूं आपके लिए, मैंने ही मंगवा लिए, ये लोग तो नहीं, जिसके पास पड़े होते हैं ना उसी के होते हैं। ऑलराइट, चले इसको हम बीच में रख देते हैं। आज तो हमारी लाहौर कलंदर्स की जीत की खुशी में हम पहले इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। लाहौर, अच्छा, तो लाहौर और इस्लामाबाद का, एंड यू गाइस नो हाउ आई फील अबाउट दैट। अच्छा, लाहौर और इस्लामाबाद का जब मैच होता है ना तो मैं स्पेशली ज़रा टेंस हो जाती हूँ, बिकॉज माई हार्ट इज़ इन इस्लामाबाद, यू गाइस नो दैट। लेकिन लाहौर में भी मेरा दिल है, तो लिहाजा लाहौर से होके आई हैं आप, और लाहौर से अभी मैं होके भी आई हूँ। तो ये कि क्रिकेट का फैंस जो है उनका इंतजार खत्म हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का मैदान आज अबू धाबी में सज रहा है। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा, और कोरोना के सबब PSL का मुलतवी सिलसिला 3 माह बाद शुरू हो रहा है। खिलाड़ियों को फॉर्म की बहाली के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी सख्ती से उन पर अमल करना है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि अबू धाबी के सख्त गर्म मौसम का भी सामना होगा। बायोसिक्योर बबल की पाबंदी भी लाजमी है। दौरा इंग्लैंड से पहले 24 जून तक तमाम मैचेस मुकम्मल करने के लिए इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स मैचेस जो हैं वो रखे गए हैं, और अपनी अपनी टीम को टॉप पर ले जाने के साथ मुश्किल हालात में मुकम्मल एहतियात मैनेजमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होगा। और आप लोगों को पता है कि पिछली बार भी ये सिलसिला क्यों ख़त्म हुआ था, बिकॉज दैट बायो सिक्योर बबल जो था वो इतना सिक्योर आफ्टर ऑल नहीं था। और आपको ये भी साथ साथ बता दें कि आज 9 बजे मैच होगा, स्टार्ट आगाज़ जो होगा, और जियो सुपर पे आप लाइव मैचेस देख सकते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान नसीर साहब ने, जो कि हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान सुपर लीग। सलमान, हाउ आर यू? वेलकम। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बिकॉज ये हो भी रहे थे मैचेस अबू धाबी में, फिर नहीं भी हो रहे थे, बहुत सी टेंशंस बीच में आई। इट वाज लाइक अ वेरी थ्रिलिंग मूवी
जिसको समझा जाए। और अब फाइनली वी आर गोइंग टू सी अ मैच टुनाइट। थैंक यू हुमा फॉर हैविंग मी अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ हालात बेहतर हैं, एक्साइटमेंट भी शुरू हो गई है, बट आई थिंक आपने बड़े अच्छा कैटेगराइज किया, एक्सेप्ट के हमारे लिए बिल्कुल भी थ्रिलिंग नहीं था जब एक रोलर कोस्टर सी राइड बन गई थी जो हम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे थे, बिकॉज वही आपकी वाली बात के अप्स एंड डाउन्स आते रहे इस जर्नी के अंदर, जिसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे थे कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करा लें। दुश्वारियां और चैलेंजेस शुरू से ही रहे। इनफैक्ट जब फैसला कर लिया सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर बैठ के कि अब गिवन ऑल द सर्कमस्टांसेस और जो हमने कंसल्टेशन ले ली थी, इट वुड बी बेटर कि हम यूएई के अंदर इसको कर लें। तो मेरा ख्याल है उसी रात को जिस दिन हमने फैसला किया तो पता चला कि जी ट्रैवल बैन लग रहा है फॉर फ्लाइट्स गोइंग इनटू द यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट इलाके से। तो वहां से चैलेंजेस शुरू हो गए, बीच में ईद की हॉलीडेज आ गई, उसमें भी काम करते रहे। एक एडवांस टीम जो है वो जल्दी से 2 दिन के अंदर यहाँ पे आई, अरेंजमेंट्स जो थी उनकी तैयारियां की, परमिशंस, अप्रूवल्स एक्सेट्रा, क्वारंटीन्स, बबल्स, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर मुश्किल हो गया थोड़ा इसको अरेंज करना, बिकॉज आपको पता ही है दुनिया के सारे एरियाज से लोग जमा हो रहे थे इवेंट के लिए, वेदर इट वाज द प्लेयर्स और द स्टाफ या प्रोडक्शन का आपका क्रू। तो वो सारे चैलेंजेस थे, लेकिन वो कहते हैं ना जी, वो तुंदी है बातें मुखालिफ से ना घबराए होगा, ये तो चलती है तुझे बिल्कुल सही कहा आपने। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अच्छा ये कहिएगा सलमान के इसका यानी पीएसएल जो ब्रांड है उस ब्रांड के लिए कितना ज़रूरी था ये इवेंट कराना, चाहे कोविड था या एसओपी सख्त थे, नहीं हो पा रहा था, पाकिस्तान में सोचा था हमने नहीं कर पाए, लेकिन इसका मुकम्मल होना कितना ज़रूरी था और क्या कितनी अचीवमेंट है ये? बिल्कुल ब्रांड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और हमारे सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है फैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्रिकेटिंग जो हमारा कैलेंडर था इस साल, उसमें गैप्स बहुत कम थे। There's so much activity happening, cricketing activity happening throughout the year, कि यहाँ पे अब कोई गैप या विंडो ढूंढना मुश्किल हो गया हुआ था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको हम कंप्लीट करते फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द फैंस। तो वो इम्पोर्टेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज 9 बजे विल बी एबल टू रिज्यूम द एक्साइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अच्छा ये सलमान, ये थोड़ा सा रेस अगेंस्ट टाइम भी होगा बिकॉज अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स हैव टू बी इन यूके एज वेल। ऑब्वियसली उन्होंने जाना है वहाँ के भी आगे, आपको पता है इंग्लैंड के साथ मैचेस भी हैं। आपको तो एक सेंस बड़ी मिल रही होगी द टीम्स दैट देयर फ्रेंचाइज ओनर्स जो वहाँ है, अभी भी वही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है? आपको पता है कि जब स्टार्ट होता है एक, और जब पाकिस्तान में हो रहा था एक, तो पहली बार सारे मैचेस पाकिस्तान में, और फिर शायकीन भी स्टेडियम जा सकते थे, एक मोमेंटम बना हुआ था जी, उसकी मोमेंटम, उसकी एक फील, एक्साइटमेंट वाज एब्सोल्युटली समथिंग एल्स। और आपको लगता है कि वो बरकरार रह सकेगी अभी दैट यू नो एवरीबॉडी इज इन अबू धाबी? बिल्कुल बरकरार रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम फिर भी बिल्ड हो जाएगा। वैसे तो हम साल में एक दफा पीएसएल एंजॉय करते हैं, इस दफा इंशाल्लाह लाइक लास्ट ईयर 2 दफा एंजॉय करेंगे और 2 दफा एक्साइटमेंट होगी। सो इंशाल्लाह मजा भी दोबारा होगा और मोमेंटम भी ट्वाइस हम एंजॉय करेंगे। एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप। इधर हम क्वारंटीन के अंदर जब प्लेयर्स अपनी आइसोलेशन से बाहर आए हैं तो वन कैन सी उनके बिहेवियर से, उनके मूड से कि दे आर एक्साइटेड अबाउट बीइंग हियर। और ट्रेनिंग भी अब जोर तरीके से वो कर रहे हैं और फैंस के अंदर भी इंशाल्लाह हम देख ही रहे हैं कि एक्साइटमेंट जो है वो फिर से वापस आ रही है। अच्छा सेलिब्रेटरी माहौल होगा इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, वैसे तो आप सीईओ पीएसएल है तो आपसे ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन मैं और हुमा भी बात कर रहे थे। हुमा ने तो कह दिया है कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद से ये बिलोंग करती है। मैंने कहा मैं लाहौर कलंदर्स को करूंगा। आपको टीम कौन सी अच्छी लगती है, यानी किस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त? चलें यही बता दें, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है आप? ये आपने बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है फॉर समबडी लाइक माई सेल्फ। मुझे 6 की 6 टीमें पसंद आ रही हैं। आई हैव टू रिमेन डिप्लोमेटिक, लेकिन सारी टीमें बहुत अच्छी हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग द ऑफिस दैट आई एम होल्डिंग। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग और बैटिंग अटैक है सारी टीमों का।
एंड T20 एक ऐसी गेम है जिसके अंदर यू नेवर नो, एक ओवर के अंदर पूरी गेम चेंज हो जाती है। सो होपिंग फॉर अ गुड कंपटीशन एंड टॉप क्वालिटी क्रिकेट इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। ऑल्दो PSL इज ऑल अबाउट पिकिंग योर ओन टीम, इतनी चॉइसेस हैं आपको पता है माशाल्लाह, और पाकिस्तान के कोने कोने से जहाँ से लोग हैं दे डू फाइंड उनकी प्लेयर्स किस टीम में है, कौन सी टीम उनको अच्छी लग रही है, तो यही दैट्स द ब्यूटी ऑफ PSL। फाइनली सलमान ये भी बता दें, हमने बार बार हम ये मेंशन ज़रूर करते हैं, वी नो पाकिस्तान में इस वक्त कितनी गर्मी है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अबू धाबी दुबई वहाँ भी कितनी गर्मी है। यू थिंक दीज कंडीशंस आर राइट टू पुट द प्लेयर्स, यू नो ऑब्वियसली एक कंपटीशन है, आपको अपना यू हैव टू शो योर बेस्ट, तो मौसम इतना साथ लगता है नहीं दे रहा। हाँ जी, मौसम का ये एक और चैलेंज भी हमने फेस किया है, लेकिन मैच के टाइमिंग्स फिर अकॉर्डिंगली हमने शिफ्ट किए उन पीरियड्स के अंदर जहां मौसम थोड़ा सा बेहतर है। दूसरा, लकीली ये शेख जायद स्टेडियम जो है, आपने देखा होगा, बड़ा पिक्चरस स्टेडियम है और ओपन है। सो यहाँ का जो थोड़ा सा वो एडवांटेज है, जैसे कराची में भी होता है कि एक ब्रीज जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली फील करने को मिलती है। बाकी आइस कॉलर्स, आइस जैकेट्स के अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, ड्रिंक्स ब्रेक्स थोड़ी ज्यादा होंगी, प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं, तो होपफुली we'll be able to maintain their fitness आगे for the English tour as well। अच्छा सलमान, ये कहिएगा जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं या कोचेस हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनका होने यानी उनके होने से PSL एक यकीनन अगर कहा जाए गलत नहीं होगा कि ब्रांड भी बना और लोगों के ज़ाहिर अट्रैक्शन का बाइस भी वो बनते हैं और फिर यंगस्टर्स भी उनसे सीखते हैं। तो अब ये जो एक मुख्तलिफ हालात हमने फेस किए और फिर शिफ्ट करना पड़ा, टूर्नामेंट कोविड की वजह से रुका भी, उनकी कैसे कोऑपरेशन आपने देखी और वो साथ रहे, वो भी PSL में यानी खेलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कमेंट्री करना चाहते हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन से मुताल्लिक ज़रा बताइए। ज़रूर आई थिंक हमने ये देखा कि एक तो एसोसिएशन उनकी PSL के साथ ओवर द इयर्स इतनी अच्छी बन गई है, और जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है PSL, और एक पाकिस्तानीज़ की हॉस्पिटैलिटी है जो कि फेमस इन द वर्ल्ड भी है। तो एक एलिमेंट हमने ऑटोमेटिकली फील किया फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड कमेंटेटर्स एंड स्टाफ कि वो पार्टिसिपेट अभी भी करना चाहते थे, वो अभी भी वापस आना चाहते थे, नो मैटर कितनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो, नो मैटर कितनी क्वारंटीन के इश्यूज हो। और इस दफा ऑब्वियसली हमने बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स भी और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस वी हैड, लेकिन उनकी ईगरनेस और विलिंगनेस टू कम बैक के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, which is very good to know। Zabardast, that is good to know. Salman, thank you so much for joining us and best of luck to you and all the teams over there. We are rooting for all the teams क्योंकि कोई भी जीते, जिस तरह हम कहते हैं कि हाँ, लेकिन दिल में तो इस्लामाबाद ही है। दिल में इस्लामाबाद है, वो तो देखिए वो डिस्क्लेमर में आज से 6 साल पहले कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओहो, इस्लामाबाद क्यों हार गया? अब क्या कर सकते हैं, दिल का क्या कसूर है, we can't do much about it। But anyway, that was Salman Nasir with us, COO PCB। आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, फिर बिग बैश लीग में नाम बनाकर कौमी टीम में जगह बनाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि PSL में वो तेज से तेज गेंद करके बैट्समैनों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच जीतकर लीग का फातिहाना आगाज और पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आना चाहते हैं हारिस रऊफ, ये कहते हैं। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। बिल्कुल। और तेज बॉल करो और बैट्समैन के नर्व से खेलूं कि वो क्या चाहता है, स्टेप क्या, वो शॉट्स खेलना चाह रहा है या क्या उसका माइंड है, उसके मुताबिक बॉल करो। पहला मैच है और पहला मैच जिस तरह दोबारा से स्टार्ट होगा और जिस तरह हमारे नए प्लेयर आए हैं उनके साथ आपस में एक मोमेंटम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बट ये है कि आपस में सारे प्लेयर आपस में काफी जेल हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ जिस तरह बातचीत की, जिस तरह प्रैक्टिस सेशंस हुए, एक दूसरे को काफी समझ चुके हैं और टीम बनाने में इस तरह कोई मुश्किलात नहीं होंगी। ग्रेट, चले नाउ यू नो तैयार है, बिल्कुल तैयार है और हमें लग रहा था कि ये हो रहा है नहीं हो रहा और बहुत चैलेंजेस बीच में आ रहे हैं। प्लेयर्स लगता है दे वर ऑल रेडी एंड सेट कि जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगा कि हम उसी तरह विल बी गनिंग फॉर इट।
सो इट्स गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह टुनाइट। पहला मैच होगा रात को 9 बजे जियो सुपर पे, आप लाइव देख सकते हैं। आपको पता है कि हम अक्सर बातें करते हैं, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग पे हमारी बड़ी एक कंसंट्रेशन होती है, लेकिन असेसमेंट का भी एक सिलसिला जो है वो एक और लेवल का होना चाहिए। आपको बताएं कि असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सिंध हुकूमत ने नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है और असातिज़ा की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी ACR के तरीक़ेकार में तब्दीली का फैसला जिंदगी ट्रस्ट की सिफारिशात पर किया है और एक तवील अरसे से सरकारी असातिज़ा, डॉक्टर्स और पुलिस अफसरान एक जैसा एवेल्युएशन फॉर्म जो है वो भरते आए हैं, जो महज फॉर्मेलिटी होकर रह गया था और अब जो है वो सालाना परफॉर्मेंस जो देखी जाएगी, रिपोर्ट एक बनेगी। असातिज़ा की सिर्फ हाजिरी नहीं होगी, उसमें बच्चों से उसने सलूक और कारकर्दगी पर भी नज़र रखी जाएगी। रिपोर्ट में क्लासरूम के मुस्बत माहौल को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से क्लासरूम का माहौल रहा पढ़ाते हुए, वालिदैन से ताउन कैसा रहा टीचर का, और अगर वालिदैन कुछ मामला लेकर आए या फिर उनसे कुछ बताना हुआ तो उसका क्या तरीक़ाकार उसने अडॉप्ट किया, और पर्चों की फेयर चेकिंग भी इसमें देखी जाएगी। ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी उस रिपोर्ट में। नई तब्दीलियाँ खुशाइंद हैं। उम्मीद है सिंध हुकूमत भी अब फॉर्मेलिटी के बजाय ACR को ज़्यादा संजीदा लेगी। एब्सोल्युटली, और इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शहजाद रॉय ने, जो कि फाउंडर जिंदगी ट्रस्ट हैं। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शहजाद, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हमें शॉकिंग लगा, आप एक्सप्लेन कर दें कि पुलिस ऑफिसर, पुलिस के लिए या फिर टीचर्स के लिए असेसमेंट एवेल्युएशन फॉर्म पहले एक ही होता था? ये था असल में कि जैसे मैं आम लोगों के लिए बताता हूँ, क्योंकि उनको हो सकता है अंदाज़ा ना हो इस चीज़ का, कि एक आदमी अगर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है और फिर उसकी पोस्टिंग हो जाती है 16 ग्रेड का ऑफिसर है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है पुलिस के अंदर या पुलिस के डिपार्टमेंट, या हो जाती है कहीं हॉस्पिटल में, या कहीं हो जाती है एग्रीकल्चर में, तो उसका जब साल के आखिर में उसकी वैल्यूएशन की जाएगी तो वो वैसे ही लिखी जाएगी कि इसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, वो तमाम चीज़ें। इंटेलिजेंस आप कैसे एवेल्युएट करेंगे? सो हमने उनसे ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क में वैसे एक ब्यूरोक्रेसी का मसला हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर हम इस प्रोसेस को ठीक करें कि वो फॉर्मेट जो है उसको ठीक करें पहले। तो हमने फिर टीचर्स, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल करते हैं, तो हमने टीचर्स से स्टार्ट किया और फिर टीचर्स से हमने सबसे पहले उनसे कहा कि इसके टाइपिंग स्पीड, इंटेलिजेंस, इसको हटा के क्लासरूम मैनेजमेंट करें, ये करें। तो वो सिंध के साथ हमने कोई आज से 4-5 साल पहले काम शुरू किया और आज माशाल्लाह वो ACR इम्प्लीमेंट होगी। ये हिस्ट्री, मुझे लगता है हिस्ट्री इन द मेकिंग है, बिकॉज मैं कभी नहीं सोचता था वो डॉक्यूमेंट जिसको ACR कहा जाता है वो कभी चेंज होगी। तो सिंध में बहुत बड़ी बात है ये सईद गनी साहब की भी, इनके डिपार्टमेंट की भी, कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया। अब आई थिंक पूरे पाकिस्तान को, तमाम डिपार्टमेंट्स को इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहिए, फॉर पुलिस, फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। आप सुनते होंगे एक एनर्जी का सेक्रेटरी वो एग्रीकल्चर में चला गया, एग्रीकल्चर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चला गया और उसको उसी तरह से जज किया जा रहा है कि कब टाइम पे आ रहा है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितना फलाना है, ये वो। तो वो रेलेवेंट नहीं है उनकी इवैल्यूएशन, और ये साल में एक दफा नहीं होनी चाहिए, ये साल में कम से कम 3-4 दफा होगी तो ही याद रहेगा। मैं आपको एक और मसला बताता हूँ, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जब इनकी ACR, जब इनकी प्रमोशन होने लगती है तो ये 5-6 साल की ACR अचानक से लेके भागते हैं, क्योंकि ये ACR सबमिट भी नहीं हो रही होती है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको क्वार्टरली बेसिस पे किया जाए और जो उनका बॉस इमीडिएट उस वक्त हो वो ACR लिख चुका हो। होता ये है कि वो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है और फिर जब इनकी प्रमोशन होने लगती है तो उनको उस डिपार्टमेंट में जाके ढूंढते हैं और कहते हैं आपने मेरी ACR नहीं लिखी थी। तो कहता है तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? तो फिर वो वैसे ही कुछ भी लिख देता है उसके लिए। अच्छा शहजाद, इसमें अगर तालीम के महकमे की बात की जाए, अब ये तो एक खुशाइन बात है कि उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है और उसमें वो चीज़ें भी शामिल कर ली गई जो इंतहाई ज़रूरी है किसी टीचर के लिए उसको असेस करने के लिए, लेकिन अब ये शामिल करने के बाद जो साइन करने वाला है ACR पर और जो वहाँ टीचर मौजूद है उनका यानी शफाफ तरीके से काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टिक मार्क ही लगाना है और एक्सीलेंट ही देना है तो फिर तो ये काम तो हमारे पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि आप बगैर कुछ देखे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो एक्सीलेंट पे टिक मार्क होते जाते हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए भी कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये असल में एक फॉर्मेट चेंज हुआ है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कल से सबकी ACR ठीक लिखी जाना शुरू हो जाएगी, बट ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिससे आप पकड़ सकेंगे
बिकॉज देखिए ना गवर्नमेंट के ना चेक्स बहुत हैं। जब HM जो है किसी टीचर की ACR लिखेगी ये डॉक्यूमेंट, फिर वो ऊपर जाती है DO के पास, फिर ऊपर जाती है, तो वो चेक हो सकता है कि इसकी लेसन प्लानिंग को कैसे ग्रेड किया हुआ है, इसकी क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे ग्रेड किया हुआ है, क्या ये मारता था, क्या ये नहीं मारता था, क्या ये पढ़ाने में इसकी अटेंशन कैसी थी, सीखने में कैसी थी। इतनी सारी चीजें हैं हमने ऐड की हैं कोशिश करके सिंध डिपार्टमेंट में, और हमने कि उसको पकड़ना आसान होगा। लेकिन अगर एक टीचर ने सोच लिया कि उसने HM ने हेड मास्टर ने यह है कि मैं इसकी ACR इसको बचाऊंगी, तो देखें अगर वो बचाने के लिए लिखती है तो फिर तो उसको पकड़ना आसान होगा, लेकिन वो उस सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वार्टरली होना जरूरी है। फिर मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ जो हमारे टीचर्स हैं उनका, कुछ बहुत अच्छे हैं। मेरी एक प्रिंसिपल साहबा से बात हुई थी जब हम इस प्रोसेस के अंदर थे, तो मैंने उनसे कहा देखें अब आप ACR लिखेंगी तो एक टीचर सस्पेंड नहीं होता है, एक टीचर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती, और जैसी होती है वो कोर्ट चलाता है, तो कोई टीचर बुरा ही नहीं है आने पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा देखें आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जो टीचर्स हैं हमारे बच्चे हैं, हम इनके खिलाफ कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं ये आपके बच्चे नहीं, वो जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आपके बच्चे हैं, आपने उनके लिए करना है, इनके लिए। तो आई थिंक इट्स अ माइंडसेट जस्ट लाइक दैट कि जब हमने कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ चेंज कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि सबने मारना छोड़ दिया, एक डर बैठा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉ मेकिंग शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुपरविजन शुरू हुई। तो ये पहला बेबी स्टेप है कि ACR का फॉर्मेट चेंज होना। देयर इज अ लॉन्ग, अभी बहुत लंबा रास्ता है, और खास तौर पे इस डॉक्यूमेंट को इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। हर साल इस डॉक्यूमेंट को रिसर्च और डाटा के बाद चेंज होना और अपग्रेड होना जरूरी है, वरना ये भी ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। बिल्कुल, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस कि इसको भी अपडेट होना होगा। बट एट द मोमेंट क्राइटेरिया क्या है जिस पे असेसमेंट बेस करेंगे? क्राइटेरिया यही है कि क्या उस टीचर को क्लासरूम के अंदर उसकी लेसन प्लानिंग आती है। लेसन प्लानिंग ये होती है कि वो अपनी कुछ महीनों की प्लानिंग करता है, कुछ हफ्तों की प्लानिंग करता है, और वो HM को जाके दिखाता है कि मैंने ये प्लानिंग कर ली है, ये मैंने बना ली है। फिर वो क्लासरूम मैनेजमेंट के बच्चों को मारना नहीं, क्या करना, ये तमाम वो HM से फिर जाके डिस्कस करता है। फिर उसके बाद वो कॉपीज चेक करना कि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से चेक हो रही है, कितनी चेक हो रही है, क्या लेसन प्लानिंग के हिसाब से चेक हो रही है, नहीं हो रही है। फिर उनका माँ बाप से इंटरेक्शन किस तरीके का है। बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो कितने बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती। तो ये तमाम चीजें जो लेकर आनी है, बट मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ ये साल के आखिर में लिखी जाए। अच्छा शहजाद, तो अगर कोई टीचर इस मयार पे नहीं पहुंचता, लेट सपोज उसकी कोई भी असेसमेंट जो है वो इतनी कोई पार एक्सेलेंस नहीं है, बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसमें उस केस में क्या होगा? देखिए उस केस के अंदर उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, उस केस के अंदर उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा हो तो बंदा सस्पेंड हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि ऐसा हो कि ACR लिखी गई और टीचर जो है वो सस्पेंड हो गया या तो, बट ये पहला स्टेप है। तो आई होप कि अब इसको कहते हैं ना एक दफा जब FIR कट जाती है तो फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। तो अब हमने FIR कट गई है और ये सिंध का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहला कदम है, और ये फॉर्मेट चेंज होने से ये मसला हल नहीं होगा, पूरे सिस्टम को ठीक होना होगा, लेकिन एटलीस्ट आपने उस तब्दीली की तरफ एक रास्ता जी। लेकिन देखिए एक चीज जो फौरन हो सकती है ना, मैं जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोग भी उठाएं, ये हमारे इस मुल्क के साथ जुल्म है कि एक टीचर की तो हमने चेंज करके दिखा दी अगले 5 साल में जिंदगी ट्रस्ट ने और सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अब पूछें कि डॉक्टर्स की कैसे लिखी जाती है, क्या उनकी जॉब से रिलेटेड है ACR है। फिर 16 ग्रेड तक के जितने लोग अस्पताल में काम करते हैं, दवाइयों से डील करते हैं, क्या उनकी उस हिसाब से उनकी भी वही लिखी जा रही है, इंटेलिजेंट कितना है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग 15 या 16 ग्रेड तक हैं उनकी भी सारी ऐसी लिखी जा रही है, और फिर आई एम श्योर कि बाकी लोगों की अलग होती होगी, बट सीनियर ऑफिसर्स की अगेन फिर वैसी लिखी जा रही है। तो ये बड़ी डेंजरस बात है, हुकूमत को देखना चाहिए पाकिस्तान को कि इन लोगों की ACR एटलीस्ट रिलेटेड तो करें कि ताकि पता चले कि एक आदमी दवाई से कैसे डील कर रहा है। राइट शहजाद, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि हर किसी की असेसमेंट जो है वो उसकी डिपार्टमेंट या उसके तरीकेकार के थ्रू होनी चाहिए, नॉट ऑन अ वेरी सिंगुलर बेसिस। लेकिन ये पहला कदम है जो आपने उठाया है, विच इज़ कमेंडेबल, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये भी हर साल रिवाइज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। आई होप ये इस सीढ़ी का पहला कदम है। और मैं एक चीज शेयर कर सकता हूँ, जी शेयर कर सकता हूँ बिफोर वी एंड, अगर आप लोग एंड कर रहे हैं तो। देखिए टीचर्स की हम इतनी बात कर रहे थे ना, ये हमने ऐसे नहीं सीखा। हमने एक दूरबीन आपकी इंस्टीट्यूशन आपके प्रोग्राम में भी बहुत आती रही है सलमा, और वो तो ये जो हमारा दूरबीन इंस्टीट्यूशन है असल में ये BEd डिग्री को भी चेंज कर रहा है साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो मेरी रिक्वेस्ट आखिर में ये होगी कि जब इनके एडमिशंस होते हैं तो वी वांट बेस्ट टीचर्स टू बिकम गवर्नमेंट टीचर्स। तो ये जो दूरबीन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर टोटली फ्री एजुकेशन है, लैपटॉप है, फिर 3 इयर्स के लिए
नौकरी मिलती है और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाना होता है। और हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो इन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस से निकलेंगे उनको स्ट्रेट गवर्नमेंट टीचर्स बनने मिलेगा। तो आप लोग प्लीज ये GEC.pk इस पर जाकर अप्लाई करें और रिक्रूट होने की कोशिश करें, ताकि आप ये यंग बच्चे आएंगे, क्योंकि टीचर बनना नहीं चाहते लोग, बट हमने इंस्टीट्यूशन अब ऐसी बना दी है कि वो उनको किसी भी वर्ल्ड क्लास जगह का एक्सपीरियंस होगा उनको, लेकिन उसका क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अगर टीचर्स क्वालिफाइड होंगे, उनको पता होगा, बच्चों की साइकोलॉजी का पता होगा, और वैसे भी तो ये कि उन्हीं के हाथों में ज़ाहिर है बच्चे और फिर उनका मुस्तकबिल होता है। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने और ये दूरबीन का भी जिक्र कर रहे थे, दैट इज आल्सो एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। वो पूरा एक इदारा है जहाँ टीचर ट्रेनिंग कराई जाती है, और पूरा उसका मतलब इट्स नॉट लाइक अ 3 मंथ। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुल्क में एक आईन है, ठीक है, और आईन में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी एक आम आदमी के हुकूक लिखे हैं और हर चीज़ लिखी हुई है, यानी वो एक अम्ब्रेला है उसके अंदर। लेकिन उस आईन पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, इस पर दारोमदार है हर चीज़ का। तो आईन में कितनी अमेंडमेंट्स आप कर लें, लेकिन जब तक वो सिस्टम सही नहीं होगा, यानी आईन पर अमल दरामद करने का सिस्टम सही नहीं होगा, तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन काबिल तारीफ़ है शहजाद रॉय, बस इन टॉप स्टोरीज की हाईलाइट अरब शाह। एब्सोल्युटली भाई, उनकी कहानी जो है बड़ी इंस्पायरिंग है, उनसे आपकी अभी हम मुलाकात करेंगे। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट द वैक्सीन्स फर्स्ट। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने फाइजर वैक्सीन की कितने हज़ार 51,000 खुराकें जो हैं वो सूबों को फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और फाइजर वैक्सीन की पहली खेप में पाकिस्तान को 1,06,000 खुराकें मिली हैं, और NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक महदूद तादाद में दस्तयाब फाइजर वैक्सीन मखसूस अफराद को ही लगाई जा सकती है। फाइजर वैक्सीन के स्टोरेज के लिए अल्ट्रा कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटर्स जो हैं उनकी आपको पता है कि ज़रूरत पड़ती है, और वो सिर्फ 15 शहरों में मौजूद हैं, जहां 18 साल से ज़ायद और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को ही फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल, बैरून मुल्क खुसूसन खलीजी ममालिक सफ़र करने वाले अफराद और आज़मीन हज को वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर लगाई जाएगी। कोरोना वायरस या बुखार में मुब्तला अफराद फाइजर वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे, और तफसीली गाइडलाइंस के बावजूद सभी की कोशिश होगी कि फ़ाइज़र वैक्सीन ही लगवाई जाए। बासर अफराद भी फ़ाइज़र वैक्सीन के हुसूल के लिए असरअंदाज हो सकते हैं, इसमें यह भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत को इस मामले में बड़ा शफाफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। फ़ाइज़र पाकिस्तान में मंजूर होने वाली 6ठी वैक्सीन है और खुराकें कम हैं इसकी, ख्वाहिशमंद अफराद इसमें ज़्यादा हैं। इस पर मज़ीद कुछ बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन हामिद साहिबा, फ़ाइज़र एक ऐसी वैक्सीन है जो कि शायद हर कोई लगवाना चाहेगा, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये महदूद तादाद में ही दस्तयाब हुई है। तो ये वैक्सीन किन अफराद को लगी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन मुकर्रर की जाएगी, किस तरह आप चेक करेंगे कि सही शख्स को ही ये वैक्सीन लग रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमारे पास एविडेंस है कि तमाम वैक्सीन्स जो हैं वो सीरियस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए मौसर है। फाइजर चूंकि बहुत क्विक इम्यूनिटी डेवलप करती है, इसलिए पाकिस्तान में इसको हमने उन लोगों के लिए महदूद कर दिया है कि जो लोग पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं। उसमें मैं आपको कुछ मेन बता देती हूँ कि जो इम्यून डेफिशिएंसी जिनमें है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, ये और ऐसी डिजीज़ का वो शिकार हैं जिसके अंदर उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत काम नहीं कर रही, ये उन लोगों के लिए है। या फिर ये उन लोगों के लिए जिनको कोई बहुत क्रॉनिक जो है किडनी की डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, या अगर उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे पार्किंसनिज्म वगैरह होता है, या फिर वो लोग जो कि किसी किस्म की कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं और कीमोथेरेपी ले रहे हैं, यानी कि जो बहुत सीरियसली इल्ड पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो ये फाइजर वैक्सीन जो है हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड की है कि हम उन लोगों के लिए रखेंगे कि जिनमें अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है और वो बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये वैक्सीन उनके लिए मखसूस कर दी गई है। जी अच्छा नौशीन साहब, ये कहेगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि बासर अफराद यानी रिसोर्सफुल लोग जो कुछ चाहते हैं उनको मिल ही जाता है वो किसी ना किसी तरीके से। तो क्या फाइजर वैक्सीन के मामले में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम आपकी तरफ से किए गए हैं ताकि जो आपने सिस्टम एक प्रोसेस बनाया है उसके तहत ही लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं?
देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो बासर अफराद हैं वो महंगी से महंगी वैक्सीन खरीद के लगवा रहे हैं और उनके पास फैसिलिटी है, तो वो गवर्नमेंट की वैक्सीन पे वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहे। मगर इसके अंदर इसको अश्योर करने के लिए ये बहुत महदूद सेंटर्स के ऊपर इसको रखा जा रहा है फाइजर की वैक्सीन को, और वहाँ पर जो मेडिकल अटेंडेंट है वो आने वाले के पेपर्स चेक करेगा, और जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया जो सिलेक्ट किया गया है कि जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए उसके पेपर्स चेक किए जाएंगे, उनकी सारी डिटेल्स जो है उनकी बीमारी की चेक की जाएगी, और उसके बाद वो डेटा सिस्टम में एंटर किया जाएगा और फिर उसको वो वैक्सीन लगेगी। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है, सारा डेटा एंट्री का सिस्टम है। इसमें उम्मीद है हमें कि ये सही लोगों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि वो बासर अफराद जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो काफ़ी देर से वैक्सीनेशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, तो वो इंतज़ार में तो नहीं बैठे होंगे। आई एम श्योर उन्होंने तो अब तक जो भी लगवाना था लगवा लिया होगा। नौशीद साहबा, ब्रांड्स की बात हो रही है तो ये इशू भी अपनी जगह बड़ा अहम है कि फाइजर वगैरह जैसी चंद ब्रांड्स के सिवा खलीजी ममालिक कोई और वैक्सीन सर्टिफिकेट मानने को तैयार नहीं है, तो हज़ारों पाकिस्तानी मजदूरों का वहाँ आना मुश्किल हो गया है। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या कुछ कर रही है? खलीजी ममालिक से खुद बात करें या आलमी इदारा सेहत के ज़रिए कोई राब्ता हो कि जी ये वाली वैक्सीन जो यहाँ लगाई जा रही हैं उनको भी एक्सेप्टेबल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो WHO है, जो आलमी अदारा सेहत है, इस वक्त तक उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम ट्रैवलिंग के ऊपर किसी किस्म की वैक्सीनेशन की शर्त लगाई जाए। दूसरी बात ये कि WHO ने जो ये चाइनीज़ वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, उनकी मंजूरी दे दी है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये WHO की अप्रूव्ड है और ये चाइनीज़ वैक्सीन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में भी एक्सेप्टेबल हैं। तो इसलिए यहाँ तक तो ये मामला जो है ये एक्सेप्टेबल है। मगर इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है और ओवरसीज की जो मिनिस्ट्री है वो इन ममालिक से राब्ते में है, सऊदी अरेबिया से और दूसरे ममालिक से, जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जा रही चाइनीज़ वैक्सीन। और मैं समझती हूँ कि उनके साथ बातचीत जारी है और उनकी पूरी कोशिश है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे वो लोग जो चाइनीज़ वैक्सीन लगवा के बाहर जाते हैं उनके लिए सहूलत पैदा हो। तो हुकूमत इसके बारे में जो है गुफ्तगू जो है गुफ्तशनीद इन ममालिक के साथ हमारी जारी है फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के थ्रू। जी बहुत शुक्रिया नौशीन अहमद साहिबा। और वही बता रही थी, आपने बिल्कुल सही एक बड़ा अहम सवाल रेज किया था कि ये सबके जहनों में है कि यहाँ जो वैक्सीन लग रही है, मेरे भी जो वैक्सीन लगी है, तो अब वो WHO ने तो उसे अप्रूव कर दिया, लेकिन क्यों, यानी ट्रैवलिंग पर क्यों उसे मुख्तलिफ मुल्क क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये ज़रूर बात उठाने की ज़रूरत है कि अगर वैक्सीन लग रही है और WHO ने अप्रूव कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में उसको एक्नॉलेज अप्रूवल मिलना चाहिए उसका। बिल्कुल, और इनका तो यही, नौशीन अहमद साहिबा का यही कहना था कि सफरी मामलात में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, हुएवर इज़ ट्रैवलिंग, तो जो वैक्सीन इसकी जो भी लग रही है इधर। और फिर इनका ये भी कहना था कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें भी ये चाइनीज़ वैक्सीन जो साइनोवैक, साइनोफार्म की हम बात कर रहे हैं, वो अलाउड हैं, एक्सेप्टेबल हैं। खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिनसे बातचीत हो रही है अभी, और वो खलीजी में तो खुद साइनोफार्म मतलब काफ़ी साइनोवैक वगैरह ये और जो दीगर है वैक्सीन, तो वो भी क्योंकि हज के मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा ही उनका एक आया था। ओह वेल जी, जिस तरह सवाल उठते जाएंगे ऑफ कोर्स हम आप ही के सवाल हैं जो सामने रखते हैं और उनके जवाब लेते हैं। मूविंग ऑन, और बड़े क्यूरियस हैं जी हम इनसे मुलाकात करने के लिए। हमारे गेस्ट हैं आज, आपको बताएं कि बच्चियों की तालीम में रुकावटें दूर करने के लिए पेशावर के रिक्शा ड्राइवर अरब शाह, इनका नाम है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 31 साला अरब शाह कई बरसों से तालिबात को अपने रिक्शा पर मुफ्त जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस देते रहते हैं, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो मुफ्त सवारी जो है वो बच्चियों को देते हैं। लड़कियों की तालीम के लिए सरगर्म मलाला यूसुफजई के माली ताउन से अब अरब शाह ने एक वैन खरीद ली है, विच इज़ ग्रेट, और लिहाजा रिक्शे से ग्रेजुएशन होगी है। वैन में यकीनन ज़्यादा बच्चियाँ भी बैठ सकती हैं। अरब शाह रोज़ाना 100 से ज़ायद तालिबात को स्कूल तक पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। बिल्कुल, अरब शाह के इस तालीम दोस्त जज्बे को सोशल मीडिया पर सारिफीन खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इसको सराह रहे हैं। तो हमने भी अरब शाह को यहाँ मदऊ किया और जियो पाकिस्तान के मेहमान अरब शाह बने। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया हमें अरब शाह आपने, और ये जज्बा आपका यकीनन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं कुछ खर्च करने के लिए, उनका जज्बा तो ठीक है अपनी जगह वही, लेकिन आप
यानी आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप कुछ कर सकें, और लेकिन उसके बावजूद आप ये सोच रहे हैं कि लोगों की और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो बड़ी अहम हमें और बड़ी अच्छा ये आपका जज्बा लगा। बताइएगा। जी बिल्कुल, अक्सर अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा जो स्कूल में ज़्यादातर गरीब तलिबात है तो वो किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्कूल आने जाने की वजह से स्कूल छोड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उनको फ्री पिक एंड ड्रॉप दे सकूँ ताकि वो तालीम से महरूम न रह सके। ज़बरदस्त जज्बा है, और यही हम पूछना चाह रहे हैं कि ये जज्बा कहाँ से आया। अरब शाह, मतलब कि स्कूल तो बच्चे और बच्चियों को भेजने के लिए पहले ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चियों के वालिदैन को कन्विंस करना कि जी बच्चियों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, आपको ये बात इतनी अहम क्यों लगती है कि बच्चियों का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है? तो मेरी बहनें थे 5, वो तालीम से महरूम थे। वो इसलिए महरूम थे कि उनके पास आने जाने का जो सहूलत नहीं था, उस वक्त मैं छोटा था, तो वो स्कूल से महरूम रह गए। तो इसलिए मेरे दिल में जज्बा आ गया कि मेरी बहनें तो तालीम हासिल न कर सके, ताकि जो और बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सके। तो इसलिए मैंने अच्छा, यानी ये बात आपके अपने घर से ही शुरू हुई कि चूंकि आपने देखा कि आपकी बहनें इस वजह से स्कूल नहीं जा रही। तो अभी जो आप जिन बच्चियों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करते हैं, और माशाल्लाह जिस तरह हमने बताया कि एक दिन में 100 बच्चे भी हो जाते हैं, तो किस तरह आप करते हैं? मतलब अब तो आपके पास वैन आ गई है, लेकिन जब आपके पास रिक्शा था तो उस रिक्शे में भी तो कोई ईंधन डाल रहे हैं ना, कोई आपको ऑब्वियसली उसका पेट्रोल वगैरह डाल, और आप मुफ्त कर रहे हैं। तो ये किस तरह आप सपोर्ट कर रहे थे अपने इस पैशन को? तो तकरीबन मैं सुबह 9-10 ट्रिप करता, फिर दोपहर को 9-10 ट्रिप करता। तो इसके लिए जो सीएनजी का खर्च आता है उसके लिए मैं रात 10 बजे से रिक्शा चलाता। मेरे ख्याल में तकरीबन 24 घंटों में 17 घंटे 18 घंटे इसके लिए मैं रिक्शा चलाता सीएनजी के लिए, जो इसका खर्चा में पूरा हो जाता। अच्छा, आपको देखकर आपने पहले रिक्शा पे शुरू किया, फिर आपके पास अब वैन आ गई है, तो और लोग भी इससे मुतासर होते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप ही के रास्ते पर चलकर वो भी बच्चियों की तालीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। लोग तो लोग और रिश्कोले के साथ मैंने बात की, लेकिन वो कहते कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी गरीबी है। तो मैंने बहुत समझाया कि कम से कम 1-2-3 लड़की को आप ले जाया करो, तो नहीं मान रहे। और जो रिश्के वाले हैं, सुजुकी वाले हैं। बड़ा ज़बरदस्त वैसे आप ये काम कर रहे हैं, और आपका दिल साफ़ है, और हमें पता चल रहा है, हमें नज़र आ रहा है, और यकीनन सिर्फ हमें ही नज़र नहीं आ रहा, मलाला यूसुफजई को भी आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है। तो ये राब्ता कैसे हुआ है? उन्होंने किस तरह आपको ढूंढा, या आपकी बात उन तक पहुंची और उन्होंने आपको इसी काम के लिए वैन जो है वो दिलवाई? वो तकरीबन उसने मेरे न्यूज़ देखी थी, तो फिर उसने मुझे कॉल किया कि मैं आपको रिश्का दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, रिश्के मत दो, कोई बड़ी गाड़ी दे दो कि जो बच्चों के लिए आसानी है। तो फिर उसने कहा क्या दूँ? तो मैंने कहा कि एक सुजुकी ले लो। तो उसने फिर मुझे पैसे भेज दे कि इस पर सुजुकी ले लो और बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत शुरू करो। अच्छा, अरब शाह ये बताएं कि तालीम की अहमियत आपको, यानी कैसे आपको लगा कि तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है? आपकी अपनी तालीम कितनी है, आप हासिल कर सके तालीम? वैसे तो ये बताओ नाजरीन को भी कि शऊर इनमें इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े तालीम याफ्ता इनसे पीछे हैं, तो शऊर तो आपके अंदर है भरपूर तरीके से, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज आप गए, मौका मिल सका आपको या नहीं? मैंने तकरीबन BA किया है, आगे गुर्बत की वजह से मैंने मास्टर नहीं किया। आपने BA किया है और मास्टर तालीम है। मेरा इरादा है कि मैं मास्टर करूं, लेकिन गुर्बत की वजह से मैंने मास्टर नहीं किया। अच्छा जी, आप कर सकते हैं, आप करने के कोई इरादे हैं आपके? हाँ, इरादा तो है, इंशाल्लाह मास्टर करूंगा, इरादा तो है। ज़बरदस्त, हमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे बात होगी तो आप मास्टर्स भी कर चुके होंगे। और मास्टर्स देखें, ये खुद मास्टर्स आपने नहीं किया, लेकिन इसलिए आप ये समझते हैं कि आप तो गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से आप नहीं कर सके, लेकिन तालिबात को आप ख़ास तौर पर ये यानी चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी मदद की जाए कि वो मास्टर्स भी करें और आगे फिर अच्छी उन्हें जॉब भी मिले, अपने करियर को भी चलाएं और मुल्क का नाम भी रोशन करें। यही सोच आपकी यकीनन होगी अरब शाह? हाँ जी बिल्कुल, यही सोच है मेरी। यहाँ जी,
ज़बरदस्त अरब शाह, बहुत अच्छा लगा आपका जज्बा जो है वो, मतलब वो तो कहाँ कहाँ पहुँच गया। मलाला ने आपको कांटेक्ट किया, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइन काम कर रहे हैं, और अगर आपने किसी को असिस्ट करना है ना तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को ये देखिए शऊर आ गई, यानी ये अरब शाह एक मिसाल भी है, शऊर आ गई और एकेडमिक्स, यानी ये बड़ी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एक मिसाल थी, और ख़ास तौर पे जो हमें देख रहे हैं ऑफिशियल्स भी अगर देख रहे हैं, तालीम के महकमे से जुड़े लोग देख रहे हैं कि अरब शाह ने कहा है कि गुर्बत की वजह से वो MBA नहीं कर सके, यानी उनका यानी मास्टर्स नहीं कर सके। वो ये चाह भी रहे थे, यानी दिल से कोशिश भी करना चाहते थे, लेकिन गुर्बत आड़े आ गई। तो ये जिम्मेदारी है तालीम से जुड़े लोगों की, तालीम के महकमे की, कि गुर्बत एटलीस्ट आड़े ना आए लोगों के, ये मसाइल तो हल करें, तालीम को ज़रा मुफ्त करें, आम करें, ताकि लोग तालीम याफ्ता हों। और ये मुल्क बड़ी आपने अच्छी बात की है, क्योंकि जो खुद पढ़ना चाह रहा हो और वो पढ़ ना सके, ये बड़ी, क्योंकि वरना तो खींच के डालना पड़ता है लोगों को कि जी पढ़ाई कर लो और इसके बड़े फ़ायदे होंगे। लेकिन देन देयर आर पीपल लाइक अरब शाह जो खुद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं। लेकिन क्या जज्बा है कि उन्होंने किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं समझा, चलो मैं नहीं पढ़ सका तो मैं इन बच्चियों को ज़रूर मदद करूँगा कि वो ज़रूर पढ़ सकें। हैट्स ऑफ। और कुछ नूर like स्टूडियो में कुछ रोशनी सी आ गई जैसे अरब शाह से इस बात करके। एक देखे आपने लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन देखे ना, कुछ डर लगा? डर लग रहा है मुझे। अच्छा, तो आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। कलंदर्स के कप्तान से बात करते हैं। सुहेल अख्तर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुहेल, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के पहले मरहले में तो लाहौर कलंदर्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब ये थोड़ा सा ब्रेक आया। ब्रेक के बाद क्या आप समझते हैं कि वही फॉर्म लेकर आप मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी गैप आया। जिस तरह पहले लीग में हम खेल रहे थे तो काफ़ी अच्छा हमारा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है अब 4 मंथ बाद दोबारा लीग शुरू हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि उस मोमेंटम को हम कंटिन्यू करें, और उस हिसाब से हमें काफ़ी टाइम मिल गया दोबारा जेल होने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उसी मोमेंटम को हम बरकरार रखेंगे। अच्छा सुहेल, कलंदर्स की टीम में बड़ी तब्दीलियां भी हुई हैं, आप समझते हैं कि अब भी बैलेंस बरकरार है या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं? क्या फीलिंग है आपकी? जी ज़ाहिर है कि जिस तरह पहले हमारा कम्बिनेशन बना हुआ था, तो अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स हमारे जो नहीं आ सके, अपनी पर्सनल कुछ उनकी कमिटमेंट्स थी, तो लेकिन लकीली हमारे पास कुछ 1-2 प्लेयर्स के अलावा अब बाकी सेम स्क्वाड है। तो होपफुली इंशाल्लाह जिस तरह की हम परफॉर्मेंसेस दे रहे थे वही आपको देखने को मिलेंगी, और जो नए प्लेयर्स इंडक्ट हुए हैं हमारी टीम में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपना बेस्ट परफॉर्म करें। अच्छा सुहेल, ये कहेगा कि कोरोना वायरस की वजह से ब्रेक भी आया और फिर अब जहाँ मैच हो रहा है बड़ी गर्मी भी है, तो फिटनेस कायम रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फिटनेस के बगैर तो मैच नहीं जीता जा सकता? जी बिल्कुल, कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन अब प्लेयर्स जो हैं वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। और जहाँ तक गर्मी की बात है, तो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हर तरह की कंडीशन में हम खेले हुए हैं, और कोई इतना ख़ास मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो एहतियाती तदाबीर हैं गर्मी से बचने के लिए वो ज़रूर अपनाई जाएंगी, और होपफुली एक कामयाब PSL आपको देखने को मिलेगा। अच्छा फाइनली सुहेल, PSL कराची वाले मरहले में तो पहले बॉलिंग करने वाली टीम की विक्ट्री जो थी वो तकरीबन यकीनी होती थी, एटलीस्ट ये हमने समझ लिया था, लेकिन आज इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ टॉस जीते तो क्या प्लान है, क्या होगा? जी देखें, पाकिस्तान की और UAE की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ टॉस तो हर किसी भी जगह में काफ़ी अहमियत रखता है, लेकिन वो विकेट देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि इस पे पहले बैटिंग कामयाब रहेगी या बॉलिंग कामयाब होगी। तो हम भी विकेट देखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर हमारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक तो हमने कर दिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे हमें कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो खेल कूद तभी होता है जब आप
सेहतमंद आपकी बॉडी होती है। ज़बरदस्त आपने बात की है, और कोइंसिडेंटली बात बड़ी अच्छी आपने इससे भी की है क्योंकि हम बात आगे करने लगे हैं कि मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है और 124 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 11 जून तक जारी रहेगी। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ तय किया गया है और मुहिम में 2,23,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी वैसे कमेंडेबल बात है कि जिस तरह ये सारे इस मुहिम में निकलते हैं और एक सिंगल फोकस के साथ, और बहुत सी जगहों पे तो मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात में हमने तो ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जहाँ कितनी बड़ी बड़ी कोई 3-3, 4-4 फुट बर्फ के अंदर से वो गुजर के जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जी दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो की बीमारी अब तक मौजूद है। अंदाजा करें आप। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में पोलियो वर्कर्स काम करते हैं और बड़े इक़दाम करने पड़ते हैं। तारिक जावेद साहब हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जानते हैं सूरत हाल। पोलियो पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है तारिक साहब जिससे हम सिर्फ इसलिए छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे कि चंद नासमझ लोग इंसदाद पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते अपने बच्चों को। ये लोग तो अपने बच्चों के साथ दूसरों के लिए भी यही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो कैसे समझाया जाएगा ऐसे लोगों को? अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमने टारगेट अचीव कर लिया है। लोग हैं जो इस वक्त तक उनके जहन में वो चीज़ मौजूद है, वो डिफरेंट जो मैंने आपको बताया वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं, हम उलमा हजरात को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। हम अपने जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो हमारे कबायली जो नोटेबल्स हैं, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया लोगों के पास जाती है, उनको समझाती है। अवेयरनेस का फुकदान है और उन पैचेस पे अवेयरनेस के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। और बड़ी उम्मीद है कि ये जो रिफ्यूज़ल्स हैं या ये जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, वो भी इंशाल्लाह बेहतर तौर पे इस कैंपेन में अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा तारिक साहब, आप इस इलाके के बड़े हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, यू कैन सेट एन एग्जाम्पल, तो आप अपने बच्चों को कतरे पिलवाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम बाकी दूसरों को भी इनकरेज करते हैं, नॉट ओनली मेरे बच्चे, मैं अपनी फैमिली में मेरे कज़न्स के बच्चे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, उन सबको हम इनकरेज करते हैं कि जी जाके पोलियो के कतरे पिलाएं, और वो पिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे होते हुए पूरा एक ख़ानदान जो है ना वो इस तरफ आया है और पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। ज़बरदस्त। दिस इज़ द वी वांट दिस काइंड ऑफ लीडिंग बाय एग्जांपल एटीट्यूड। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला, तारिक जावेद मेंगल हमसे बात कर रहे थे। लेट्स मूव ऑन। और कोयटा से हमारे साथ हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ज़िया खान, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। ज़िया खान, बलूचिस्तान के कई मकामात अब भी पोलियो हाई रिस्क पर समझे जाते हैं क्योंकि यहाँ पोलियो के कतरे ना पिलवाने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो क्यों लोग पोलियो के कतरों से डरते हैं, और आप को समझ आई है अभी तक इस बात की कि किस तरह इनका माइंड चेंज किया जाए? जी, बलूचिस्तान वो बदकिस्मत सूबा है जहाँ पे आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं। उनके ख्याल में कि शायद इन कतरों में कुछ मिला हुआ है या इन कतरों से नुकसान होगा। मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो कि बिल्कुल झूठ है। आप अगर देखें, बहुत सारे उलमा ने इस पर फतवे जारी किए हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ने जो है इस पे बात की है। तो ये अफवाहें वो लोग फैला रहे हैं जो इस प्रोग्राम को नाकाम करना चाह रहे हैं और मज़ीद बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में पोलियो बढ़ाना चाह रहे हैं। ये कहिएगा कि पोलियो सबको मालूम है पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जिसको हल होना बहुत ज़रूरी है और जिसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। अब ये आगाही कैसे पैदा करें कि पोलियो के कतरे पिलवाने से कोई इनकार ना करे? आप क्या समझते हैं? पोलियो जो मसला है वो एक कौमी मसला है क्योंकि पोलियो वायरल है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है और जब तक ये ज़ीरो पे नहीं आएगा ये ख़त्म नहीं होगा। और इसके मुकाबले के लिए मेरे ख़्याल से हर बाशऊर शहरी का, चाहे वो मर्द है, औरत है, आलिम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को अवेयरनेस दें। अपने इलाकों में जो लोग इस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर रहे हैं उनको आगाही दे कि भाई हम सब पिला रहे हैं अपने बच्चों को, तो इससे कोई ऐसा ख़तरा तो हमने नहीं देखा है। तो ये कौमी फ़रीज़ा आप समझ लें, बल्कि इंसानी फ़रीज़ा समझ लें कि किसी को अगर हम पोलियो से बचा सकें।
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़िया खान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और डेफिनेटली मतलब ये सोच के, वैसे यहाँ बैठे हुए सोच के लगता है कि अभी तक किसी को इस बात की समझ नहीं आई होगी कि पोलियो के कतरे कितने ज़रूरी हैं, लेकिन वाकई देयर आर पीपल आउट देयर आर कम्युनिटीज़ आउट देयर जो इसमें बिलीव नहीं रखती। खुदा के लिए अब देखें आप किस दौर में रह रहे हैं। मतलब अब तो कोविड ने आके एक दुनिया उलट पुलट करके बदल भी दिया और उसकी भी वैक्सीनेशन आ गई, हम पोलियो पे फंसे हुए हैं। प्लीज़ लगवाएं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे। कुछ बात करते हैं, यही जो मामला चल रहे हैं वफाक और सिंध के, और एक दूसरे पर बयानबाजी जुमलेबाजी का सिलसिला जारी है। सिंध और वफाक के दरमियान इख्तियारात और वसाइल के मामले पर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। हत्ता कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी सिंध और वफाक एक दूसरे पर ही डाल रहे हैं। आईनी मामलात को भी सियासी जाविया देकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक पर वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का मामला उठाते ही रहते हैं और सिंध से तासुब बरतने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये सुन लीजिए कि कंपनी बना दी है SIDCL, उसको ये पैसे सारे जाएंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, दो पाकिस्तान ना बनाए। वहां पे वफाक सूबों को पैसे दे रहा है, खर्च करो। हम चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। मुराद अली शाह के इल्ज़ामात पर हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से भी सख्त रद्द अमल सामने आया, वो भी सुन लें। जनाब, 4 दफ़ा वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत आई है। 1 इंच मोटरवे का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया सिंध के अंदर। 1 इंच। तहरीके इंसाफ सखर मुल्तान 98 अरब रुपए के पेमेंट्स हमने किए हैं इस हुकूमत ने आने के बाद। जरदारी साहिबान जो हैं वो अपनी पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को एक वफाकी इकाई से एक छोटी सारी सिंधी कॉम्प्रेस्ड पार्टी बनाने पे तुल गए। तरक्याती मंसूबे हैं, उन्हें बनने दें, रोके नहीं उन्हें। जो यहाँ पर बेहतरी के काम होने उन्हें होने दें, लेकिन जो हम चाहते हैं सिंध के लिए करने के लिए, उसके लिए आप भी अपने दरवाजे खोलें और दिल बड़ा करें। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया। मुनीब, कहिएगा, पानी, फ़र्ज़, मोटरवेज़, इख्तियारात वगैरह के मामलात पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और बहुत ही सख्त इल्ज़ामात का तबादला हो रहा है। आपकी नज़र में इस वक्त ये मामला क्यों उठा है? टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तनाज़ा या ये मसला तो खैर वफाक और सिंध हुकूमत में पहले भी है और कोई नई बात नहीं है। वक्त के साथ साथ ये जो बिटरनेस है ये बढ़ती जा रही है। इस वक्त सिंध हुकूमत के अंदर जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, ये ज़हन में रखिए कि इल्ज़ामात सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन अगर वो किसी फोरम पे आते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आते हैं, किसी भी फोरम के ऊपर आते हैं, वो बात करते हैं तो उनके मुकाबले में कोई चीफ मिनिस्टर उतनी अथॉरिटी से नहीं बोल पाता। ही इज़ ऑलवेज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी मालूम है। वो जाकर किसी बात पर अगर आर्ग्यू करते हैं तो वो अपना होमवर्क करके जाते हैं मुराद अली शाह साहब। सो ये तो बातें कुछ क्लैशेस की हैं या आपस में एक दो डिफरेंस, जो एक प्रॉब्लम है, जो वॉइड है दोनों जमातों के दरमियान बढ़ता जा रहा है। काम उन्होंने एक वर्किंग रिलेशनशिप के हिसाब से करना था जो कि नहीं हो सका। लिहाजा ये फैक्टर है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि जो सिंध हुकूमत है वो बहुत निकम्मी है, इनकॉम्पिटेंट है और इनडिस्क्राइबेबली करप्ट है, बहुत करप्ट है। और उनके बारे में जो ये तासुर है ये बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग ये अगर आप देखें पिछले 2.5 सालों में तो ये टाइम ऑफ एंड ऑन ये मामला चलता रहा है और मेरे ख्याल में ये इस डिस्पेंसेशन में इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा मुनीब, आपकी भी बातें सुन रहे हैं और ये सारे बयानात जो हैं, एक बार फिर ये बयानात की जंग 18वीं तरमीम की बहस की जाने भी जा रही है। तो सूबों के इख्तियारात पर वज़ीर आज़म आम तौर पर भी ज़्यादा खुश नहीं रहते, तो क्या अब ये मामला आपको लगता है कि पार्लियामेंट में ले आना चाहिए? देखिए, बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के मुझे 18वीं तरमीम के मुसव्वदे पे एज सच देखिए वो एक अच्छा मुसव्वदा था, कुछ चीज़ें वाकई तब्दील होने वाली थी, अच्छा हुआ हो गई। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं। वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे
सूबों के पास इतने इख्तियारात आ गए हैं कि अगर वज़ीर आज़म के पास किसी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है तो वो बिल्कुल ही समझे उनकी हैसियत बड़ी कम रह जाती है और उनका इख्तियार जो है वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर वफाक अपना इख्तियार असर्ट कर सकता है। नॉर्मल हालात के अंदर बड़ी तंगी होती है, बड़े मसाइल होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं बन पाता। इसको अगर बड़ा ही डिस्पैशनेट व्यू लिया जाए तो इसके अंदर कुछ मसाइल ऐसे मौजूद हैं जिनका दुरुस्त होना लाजमी है। ये आज नहीं होंगे तो फिर किसी स्टेज पर जाकर होंगे, लेकिन इनको शायद रियलाइजेशन होगी, ये एक वक्त आएगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सीजन जो मुल्क के कानूनदान हैं वो भी ये समझते हैं कि ये तरमीम 18वीं तरमीम पास करते हुए सूबों को लामहदूद इख्तियार दे दिया गया है और वफाक के पास अगर ये कहा जाए कि इख्तियारात बहुत कम हो गए हैं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। इवेंचुअली शायद ये मामला जाएगा और इस पर डिबेट होगी, लेकिन अभी क्योंकि इतना मिसट्रस्ट है, इतनी शक है की कैफियत है एक दूसरे के हवाले से, लिहाजा कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। जी बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक हमारे साथ थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार जमील फ़खरी को मुद्दाहों से बिछड़े आज 10 साल बीत गए हैं, तो आज उनकी बरसी है और इनके तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे काम है कि हम इनको देखते ही इनके सारे काम जो है वो काम जाफर हुसैन की आवाज़ जो है वो और एकदम इनका एग्जैक्टली दैट्स क्या बात है। फिर कल मिलेंगे हमारे पास।